नमस्कार। मैरीन लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि 70% से भी ज़्यादा अर्थ पर सी है। बायोडायवर्सिटी के लिए कहा जाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहा जाए, या यदि ओवरऑल कहूँ तो पूरे जीवन के लिए सी यानी समुद्र यानी मैरीन लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैरीन लाइफ और उसको रेगुलेट करने वाला जो संस्था है आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ की स्पेशलाइज एजेंसी में से एक है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। एक तरफ वह इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को भी करता है, मैरीन लाइफ के इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन, वहीं वह समुद्र में जो यातायात हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके लिए भी सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एक स्टैंडर्ड भी सेट किया हुआ है उसने। हम लोग इस बात को आज समझेंगे कि आखिर वह कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, स्टेप्स हैं जो आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आगे बढ़ा है, ताकि इन्वायरमेंट के साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जा सके। यह ऐसे ही नहीं आया है मेरे दिमाग में कि मैं इसको डील करूं, बाकायदा एक क्वेश्चन भी है इस पर यूपीएससी में, पिछले साल आया हुआ है पेपर 2 में। क्वेश्चन है कि सी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द कॉस्मोस, ब्रह्मांड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसी के लाइट में, इसी स्टेटमेंट के प्रकाश में आईएमओ का हम लोग को रोल बताना है इन प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट एंड एनहेंसिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। देख सकते हैं आप, यानी इसी के अंतर्गत हम लोगों को यह बताना है। ऐसा एक प्रश्न आया, यदि आप प्रश्न लिख रहे हो तो जरूर उस प्रश्न में एक इंट्रोडक्शन दीजिए, जरूर उस आंसर में। और यदि आप समझ रहे हैं आप शुरू से हर चीज को, आखिर वह क्या क्या चीज है, तो जरूर कॉपी और पेन लेकर के लिखिए। कई बार मैं साइड होऊंगा तो आप लोग रुक करके भी इसको लिख सकते हैं बाकायदा, क्योंकि मैं बहुत एक एक लाइन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आप जरूर समझ जाएंगे पूरी बात। देखिए, हम लोगों का जब इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन आंसर का एक ब्रीफ होना चाहिए क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। सी हम लोगों का मेन कंपोनेंट नहीं है एज द पॉइंट ऑफ वो क्वेश्चन। कंपोनेंट है आईएम, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सी के बारे में भी लिख सकते हैं कि सी 70%, शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि जो सी है वो करीब करीब 70% है अर्थ के सर, और बहुत ही रिच है बायोडाइवर्सिटी में, और साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स को यह फैसिलिएट करता है। यदि समुद्र ना हो तो कैसे होगा, व्यापार कैसे कीजिएगा, कहाँ जाइएगा। वहीं आईएमओ देखा जाए, जो कि मेन कंपोनेंट है आंसर का, तो उस पर ज्यादा लाइन है। वह क्या करता है, वह एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएनओ की, ऐसे शुरुआत करें। चाहे तो आप उसका डेट भी लिख सकते हैं कि साल वो स्टेब्लिश, और एजेंसी है फॉर द मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इट इम्फेसाइज, यह जोड़ देता है दैट सेफगार्डिंग द सी इज एसेंशियल फॉर, क्या है, सी एक एसेंशियल है फॉर क्या, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टेबिलिटी, एज वेल एज एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस like pollution, climate change, and also vital role in achieving the UN Sustainable Goal 40। यानी आईएमओ जो है वो एक तरफ तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, दूसरे साइड वह क्या करता है, एक तरह से प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ट्रांसपोर्टेशन को, स्टेबिलिटी को, और दूसरा एड्रेस करता है, प्रयास करता है कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां आ रही हैं उसको कम किया जाए, जैसे पॉल्यूशन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, खासकर मेरीन लाइफ के रिस्पेक्ट में। और साथ ही साथ इन जो यूएन का सस्टेनेबल गोल है 14, जो मेरीन लाइफ से रिलेटेड है, उसको भी अचीव कराने में इसका एक अहम रोल है। इस ढंग से आप एक फ्रेमवर्क तैयार करके आप जरूर इसको लिखें। अब आते हैं हम लोग मेन चीज पर, यानी मेन बॉडी पर आंसर का। यदि आप आंसर लिख रहे हो तो, नहीं तो आप फिलहाल एक नोट्स बना लीजिए। आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह मैं मोर ऑप्शंस के साथ में आऊंगा, मोर उसके व्यू के साथ, तो उसको कई जगह मैं उसको और बड़ा करूंगा, तो आप उसको आंसर में न लिखें। आंसर में छोटी चीजों को ही लिखा जाता है, आप समझ जाएंगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
सबसे पहले आप पहले पॉइंट से शुरुआत करें, क्योंकि मैं पहला रोल इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से दे रहा हूं। तो लिखिए कि ये प्रोवाइड करता है लीगल एंड टेक्निकल फ्रेमवर्क। IMO create the legal and technical framework within which shipping has become progressively clear and safe। यानी यह एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत, है ना, क्या हो गया, आज के तारीख में जो शिपिंग है वो बहुत ही क्लीनर और सुरक्षित होता जा रहा है। सॉरी, एक न्यू लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट आया है जिसको कहा जाता है BBNG। ध्यान रखें क्या कहा जाता है, BBNG। ये किसके लिए है? ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए है समुद्र में। खासकर किस क्षेत्र में? उस एरिया बियॉन्ड द नेशनल जुडिक्शन। अरे भैया, समुद्र का कुछ क्षेत्र तो किसी न किसी देश का भाग है, लेकिन उससे बाहर किसका चलेगा, कैसे काम होगा? तो उसके लिए एक एग्रीमेंट किया गया और एक ट्रीटी लाई गई जिसको कहा जाता है BBNG। और ये एक बाध्यकारी ट्रीटी है जो कहां पर लागू होगा? वह लागू होगा जो एरिया सी का किसी नेशन के जुडिक्शन में नहीं आता है, कानूनी रूप से लीगल नहीं। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, ये जो ट्रीटी हुआ है 2023 में हुआ है, ये लीगली बाध्यकारी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें सम मोर फैक्ट्स मैंने लिखा है, आंसर राइटिंग में इसको नहीं लिखिएगा आप, इसको समझने के लिए, इसलिए मैंने आपसे कहा। जब 4th मीटिंग हो रहा था इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस IGC4, बाकायदा ये हो रहा था न्यूयॉर्क में, तो एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, ड्राफ्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन द कन्वर्सेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एरिया बियॉन्ड द नेशनल जुडिक्शन, जिसको आप कहते हैं BBNG। इसका सब काम धंधा न्यूयॉर्क में हुआ। चौथा कॉन्फ्रेंस था इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस, उसमें यह कॉन्वर्सेशन जो चल रहा था, ये चल रहा था यूनाइटेड नेशन कॉन्वर्सेशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंडर में, जिसको आप यूनिक लॉज कहते हैं। BBNG ट्रीटी जो है, इसको ट्रीटी ऑफ द हायर सी भी कहा जाता है। और इसका काम क्या है? एक एग्रीमेंट है जिससे मैंने कहा कि बियॉन्ड द नेशनल जुडिक्शन में जो बायोडाइवर्सिटी है उस एरिया को सुरक्षित रखें। अभी निगोशिएशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन में, रेटिफाई करने वाले देश 60 हो चुके हैं और 91 देशों ने इस पर साइन कर दिया है। रेटिफाई का मतलब पुष्टिकरण, 60 देशों ने इसकी पुष्टि कर भी दी है और 91 देश सिग्नेचर करता है। IMO पर जब आते हैं तो ये दो चीजें आपने देखा, एक लीगल और टेक्निकल देता है समझ जिसके आधार पर सब कुछ चल सके। दूसरा BBNG, वो भी हाल में IMO के अंतर्गत ही है, उसको वही देखेगा। फिर वो कई प्लेटफॉर्म और बनाकर रखा हुआ है जिसके अंतर्गत इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे एक है मार्पोल। यह बेसिकली मार्पोल कन्वेंशन जो है, बेसिकली यह 73 में आया था और यह फोर्स में आया है 2 अक्टूबर 1983। ये इसका काम क्या है? ये एड्रेस करता है पॉल्यूशन जो शिप करता है, केमिकल जो कैरी करके लेके जाता है, सीवेज डिस्चार्ज के बारे में ये बात करता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो जहाज चलती है और जो उसके साथ इंजन चलता है, जो बर्न होता है फ्यूल जो उससे निकलता है, उसके मेजर उसको ठीक करने की बात करता है। उसका एक पैमाना तैयार किया हुआ है। ओजोन डिप्लेटिंग जो सबस्टांस है उसके बारे में भी इसमें बहुत सारी विस्तार पूर्वक बातें की गई है। इस कन्वर्सेशन में सबका एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। जब आप इसका पहला क्लॉज देखेंगे तो पहला क्लॉज जो है वो प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय ऑयल, ऑयल पॉल्यूशन की बात करता है। इसमें सभी प्रकार के ऑयल प्रदूषण है। ऑयल पॉल्यूशन जैसे ऑपरेशनल मेजरमेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंटल भी है। एक्सीडेंट के कारण यदि कोई ऑयल फैल गया उसके बारे में भी इसमें बात है, और जो ऑपरेशनल मेजर्स है उसके बारे में बात किया गया। इसमें बाकायदा यह बात भी कहा गया था कि कोई भी जो न्यू ऑयल टैंकर है वो डबल हल को लेकर के चलेंगे, 2 पतवार होंगे, कोई सिंगल नहीं होगा। एक खराब भी हो जाए तो एक चलना चाहिए। दूसरा जो इसका क्लॉज है वह रेगुलेशन है, वो इसके लिए कानून की बात करता है, कंट्रोल ऑन द पॉल्यूशन बाय द नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस। कई लिक्विड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लेकर के चलता है सिर्फ अपने साथ,
कुछ अच्छे होते हैं, कुछ हो सकता है जिसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल हो जो लिक्विड फॉर्म में हो और वो बहुत ही हानिकारक हो। जो समुद्र में जाएगा तो समुद्र के जीव जंतु खराब हो जाएंगे। तो उसको डिस्चार्ज के जो समुद्र में डिस्चार्ज किया जाएगा उसका डिटेल क्राइटेरिया इसमें निर्धारित किया गया है और उस क्या क्या होना चाहिए ताकि कंट्रोल किया जा सके ऐसे सब्सटेंस जो समुद्र में न गिराए जा सके। इसमें एक बात और भी किया गया, कुछ क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया को पूरा होने के बाद आप उसका डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी केस में ऐसे नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस को आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं बहुत लंबी दूरी तक। आपको जब भी डिस्चार्ज करना होगा विद इन 12 माइल्स के अंतर्गत में करना पड़ेगा, नियरेस्ट द लैंड जो भी जगह हो, कोई देश के किनारे, कोई टापू किनारे, जमीन से 12 माइल के अंदर में डिस्चार्ज करना पड़ेगा। हायर सी में आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। ऐसी बातें की गई है इसमें। मारपोल में हार्मफुल सब्सटेंसेस को कैरी करना और उस पर भी प्रोटेक्शन की बातें की गई है। बहुत सारी बातें इसमें की गई है कि कैसे उसको लेकर जाना है, कैसे नहीं जाना है, किसको कैरी करना है, किसको नहीं करना है। यहाँ पर जो हार्मफुल सब्सटेंस जो कैरी किया था, हार्मफुल सब्सटेंस का डिफिनीशन इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि हार्मफुल सब्सटेंस उसी को माना जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा एज मैरीन पोल्यूटेंट, उसको मैरीन पोल्यूटेंट के रूप में माना जाएगा जो इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड एंड कोड में सम्मिलित है। यानी कि IMDG कोड में जो भी गुड्स होंगे उसको हार्मफुल माना जाएगा, एक पोल्यूटेंट माना जाएगा समुद्र के लिए, और उसके लिए बहुत सारी बातें, प्रिवेंशन की बातें इसमें की गई है। और इसी तीसरे क्लॉज में जो भी गुड्स का और अदर नाम दिया हुआ उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें सीवेज के बारे में भी बात किया गया है कि कहीं पर भी आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते मलमूत्र को। जो इतना बड़ा जहाज लेके जा रहा है तो उसमें बहुत सारी गंदगी होगी, सीवेज वाला होगा, तो आप इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे ही डिस्चार्ज नहीं कर सकते। डिस्चार्ज कब कर सकते हैं? जब आप अप्रूव्ड हो चुके हैं ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ने आपको अप्रूव्ड कर दिया है, तब आप डिस्चार्ज कर सकते हैं समुद्र में। ऐसा बातें कहा गया है। यदि आपने डिसइंफेक्टेड कर दिया है सीवेज को, कीटाणु रहित कर दिया है, तब आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऐसे डिस्चार्ज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में जो डिस्चार्ज किया जाएगा वो 3 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड किया जाएगा। ऐसा नहीं कहीं पर भी डिस्चार्ज कर दीजिए। किसी भी परिस्थिति में यदि आप डिस्चार्ज करेंगे तो हार्मफुल सब्सटेंस, वो क्या कहता है, लिक्विड वाले के लिए 12 और सीवेज के लिए 3 नॉटिकल मील्स फ्रॉम द लैंड आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। आगे है, यह बात करता है गार्बेज की भी, जैसे प्लास्टिक वगैरह आप समुद्र में नहीं फेंकिएगा तो पनिशमेंट मिलेगा आपको। मारियापोल में ये बात कहा गया। यहां पर इसमें एयर पोल्यूशन का भी इसमें बाकायदा क्लॉज दिया गया है। कई सारे इंजन है जो बाकायदा डीजल इंजन है जो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को इमर्ज करते हैं, तो उसका क्राइटेरिया दिया गया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा यदि होगा तो फिर चलने नहीं दिया जाएगा। और फिर प्रोहिबिटेड किया गया है, रोका गया है ऐसे इन्वेशन को जो ओजोन को में छेद कर सकता है, ओजोन की डिप्लीटिंग के लिए जिम्मेदार है, उसको भी रोका गया है। इसमें बातें की गई है, ठीक है, समझ सकते हैं। यानी एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए और पर्टिकुलेट मेटल्स के लिए बाकायदा इसमें गाइडलाइन दिया गया है। आगे आइए, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में और भी क्या क्या, कैसे ये कर रहा है रोल IMO, इस पर आता है। एक है पास ए, पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको सुरक्षा प्रदान, जैसे कोई एक क्षेत्र है जो बहुत ही सेंसिटिव है, मैरीन क्षेत्र, उसको सुरक्षा प्रदान के लिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्षेत्र ऐसे हैं जिसको बहुत सारा इकोलॉजिकल कहा जाए या सोशल और इकोनॉमिकल कहा जाए या साइंटिफिक कारणों से कहा जाए, बहुत महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया गया है IMO के द्वारा। अब इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो इसको भी ध्यान में रख करके ये लाया गया था, ध्यान में रखा जाए। और वहां पर के लिए रूल बहुत अलग अलग है, यदि वहां पर से आप शिप गुजारते हैं तो इसके लिए लाया गया। इसमें बहुत सारे क्षेत्र को किया गया है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया का है, वहां पर कहा गया है। ये तो 1990 में ही ज्वाइन हो गया था इसके साथ। फिर देखिए
पिलो आइलैंड जो है कोलंबिया में, उसको भी शामिल किया गया है। द सीज अराउंडिंग द फ्लोरिडा, उसको भी इसमें रखा गया है। द वेडर्न सी जो डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड के पास में है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। आगे देखेंगे हम पाराकस नेशनल रिजर्व, याद रखेंगे ये पेरू में है, इसको भी डाला गया। यूरोपियन वाटर, वेस्टर्न यूरोपियन वाटर, कैनरी आइलैंड है ना, गैलापागोस है ना, आर्चियोपेगो वो भी है जो इक्वाडोर में है। बाल्टिक सी एरिया भी है जिसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और स्वीडन है। इन सब क्षेत्र को बहुत सेंसिटिव माना गया है आईएमओ के द्वारा, और वो इकोलॉजिकल कहा जाए या अन्य तरह से कहा जाए तो बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए वहां पर मापदंड अलग बनाया गया है ताकि उस एरिया को, इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचे, सभी को पालन करना हो। आगे देखिए, आईएमओ इंटरनेशनल कोड फॉर शिपिंग ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। पोलर वाटर भी बहुत जरूरी है, दोनों साइड में जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ का जो मेरीन लाइफ है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इसको भी सेव करने की जरूरत है। इसके लिए लाया गया था आईएमओ इंटरनेशनल कोड फॉर शिपिंग ऑपरेटिंग इन द पोलर वाटर। यहाँ पर क्या ध्यान रखना, ये मैंडेट, इसमें क्या किया गया है, इसके अंतर्गत एक बात ध्यान रखेंगे, इसको जो ध्रुवीय संहिता कहा जाता है बेसिकली, इसके अंतर्गत कहा गया कि इसमें सभी को मार्पोल, मार्पोल का पूरा जो फुल फॉर्म है जान लीजिए, द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम सी, इसको कहा गया, इसका नाम ये है, ठीक है, ये इसको फॉलो करना पड़ेगा। और सोलास, सोलास कहा जाता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट सी। जब हम लोग सुरक्षा वाले कॉलम में जाएंगे, सेकेंड इसके हाफ में आंसर में जाएंगे, तब हम सोलास के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो ये कोड है फॉर पोलर वाटर के लिए, वहां पर कहा गया है कि किसी भी जहाज को दोनों फॉलो करना पड़ेगा, एक तो मार्पोल भी और सोलास भी। सोलास अभी मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। यहाँ पर जो ध्रुवीय संहिता जो है, पोलर जो कोड है, इसमें बाकायदा कहा गया है कि शिप का डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये बात कहा गया, उसका निर्माण कैसे किया गया है सही तरीके से, ये सब इसमें मेजर्स दिए हुए हैं, उपकरण कैसे कैसे यूज किए गए वो, फिर यहाँ पर कैसे चलना है, क्या प्रशिक्षण करना है इस एरिया में, क्या खोजना है, बचाव, पर्यावरण संरक्षण मामला, पूरी एक श्रृंखला शामिल है इसमें, जो इस कोड में दिया हुआ है कि इस एरिया में कैसे आपको काम करना है। वैसे मैं एक चीज बता दूं, यह जो ध्रुवीय संहिता है, जिसको आप कहते हैं पोलर वाटर कोड, यह 1 जनवरी 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, आगे आगे जरा देखेंगे हम और बात क्या है। अगला है द ग्लोब्लास्ट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, इसके बारे में, जो बेसिकली एक ग्लोबल इनिशिएटिव था जो रन किया गया था 2008 से 2016 के बीच में। यह बेसिकली एक एफर्ट था सबका मिला जुला, जिसमें आईएमओ भी शामिल था, यूएनडीपी भी शामिल था, और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी जीईएफ, तीनों मिलकर किया है। ये क्या है बेसिकली, ये किससे संबंधित है, जरा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक बॉलेस्ट वाटर होता है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। शिप में बॉलेस्ट वाटर होता है, जो शिप बहुत भारी भारी माल लेके जाते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए उसके नीचे में बहुत सारा पानी भरा जाता है, और उसी को कहा जाता है बॉलेस्ट वाटर। और जब वह माल उड़ जाता है, सब बहुत लोडेड है, मान लो को कंटेनर शिप है, वहां से लोड उठ गया हो, तब उस वाटर की जरूरत नहीं है, तो फिर वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये जो डिस्चार्ज वाटर है, जरा समझिए, वाटर कहीं का है, मान लेते हैं कि वो यूरोप का वाटर था, उसको डिस्चार्ज आप कहाँ कर रहे हैं, एशिया में कर रहे हैं। हो सकता है उस वाटर में ऐसे बहुत सारे बाहरी जीव उसके साथ आ गए हों, कुछ फंगी, बैक्टीरिया या कुछ ऐसे कुछ और समुद्री जीव उस वाटर में शामिल हो, और उसको आपने दूसरे इन्वायरमेंट में ला के डाल दिया। इससे वहां का इन्वायरमेंट भी खराब होगा, और वह जीव, वहां के जीव जहां पर है, उसको नुकसान पहुंचाएगा, वहां के इन्वायरमेंट को। इस बात को समझना होगा। इसी डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए ये लाया गया था, ये प्रोटेक्शन इंजन किया गया, इसको भी समझना होगा ताकि मैरीन लाइफ खत्म ना हो। आगे देखिए, आगे है ग्लोबल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन सेंटर। यह भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इन्वायरमेंट, मैरीन लाइफ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आईएमओ के द्वारा।
यह जो नेटवर्क है ये चल रहा है करीब करीब MTCCS कहते हैं, एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन आइलैंड में, लैटिन अमेरिका और पैसिफिक में ये चल रहा है। इसका मेन हेल्प क्या है, मेन चीज है इसका कि ग्रीन हाउस गैसेस को, जो शिपिंग से जो ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है उसको रिड्यूस किया जाए। यह पूरा फंडेड किसके द्वारा है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा है, और इंप्लीमेंटेड कौन कर रहा है इसको, IMO कर रहा है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। सबका मतलब क्या है, मतलब सिंपल है, मेरीन लाइफ को अच्छा करना है और जितना कार्बन जीरो हो सके उसको करना है। यह बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को सहायता प्रदान करता है कि आप ऐसे और छोटे छोटे आइलैंड को और कुछ जो अल्प विकसित देश है, अंडर डेवलप कंट्री, उसको सहायता प्रदान करता है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करें जिससे आपका जो शिप है वह कम कार्बन या ग्रीन हाउस गैस को इमर्शन करे। यानी यहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी होती है और एक बात याद रखेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात इसमें होती है। अब आइए अगला हम लोग इसमें आते हैं, जो हम लोग का अगला है इन्वायरमेंट पर। हम लोगों ने बहुत कुछ अभी सुना, अब हम लोग देखते हैं इनहेंसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में बात। सोलास कन्वेंशन जो भी थोड़ा देर पहले मैंने आपसे कहा था वो है। सोलास कन्वेंशन के बारे में मैं आपको बता दूं, वो यह है कि यह एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि कोई जहाज का कंस्ट्रक्शन इस ढंग से होना चाहिए, इसमें ये इक्विपमेंट होना चाहिए, और ताकि वह इंश्योर हो सके सेफ्टी को, लाइफ ऑन द सी। जहाज जो बनता है उसमें कौन कौन सी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए, कौन कौन सी इक्विपमेंट लगाया जाए ताकि जीवन जो चल रहा है जहाज के साथ समुद्र में वह सेफ हो सके। ठीक है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म ही यही है, द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट सी। इसी को कहा जाता है सोलास। यदि मैं और बात कहूं तो यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि है जो व्यापारिक जहाजों के निर्माण, उपकरण और संचालन में न्यूनतम सुरक्षा मानक, मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड को निर्धारित करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन सम्मेलन में हस्ताक्षरकर्ताओं ध्वज राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उनके द्वारा ध्वजा केंद्रित जहाज कम से कम इन मानकों के अनुरूप हो। याद रखेंगे, आपको पता ही होगा कि जहाज किसी और देश का भी होता है, कई बार किसी और देश के लिए वह जा रहा होता है, पता लगा किसी और देश का सामान लेकर जा रहा हो, और फ्लैग किसी और का होता है। जहाज किसी और देश का, सामान किसी और देश का ले जा रहा है, और फ्लैग किसी और देश का है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड है इसको फॉलो कौन करेगा, जिसका फ्लैग होता है वो फॉलो करेगा। याद रखेंगे इस बात को। सोनास के अंतर्गत में प्री का बहुत बड़ा फैक्ट है, बता देता हूं। 74 में ये आया था सोलास, याद रखिएगा इस बात को, फोर्स में आया था 74 में। कई वर्जन इसके आ चुके हैं। वैसे तो एक बात ये भी जान लीजिए, सबसे पहली बार जब टाइटैनिक डूबा था उसके बाद ही ये आ चुका था, लेकिन इसका जो सबसे लास्ट वर्जन है वो 1974 में आया है, और उसके बाद से लगातार इसमें अमेंडमेंट होता रहा है। ठीक है, लगभग 167 कंट्रीज इस पर साइन कर चुके हैं, और लगभग ये सोलास जो है वो 99% मर्चेंट शिप को कवर करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें कुछ वो देश भी शामिल है जिनके जो लैंडलॉक देश है, मतलब केवल वो देश नहीं जिनके पास में समुद्र हो उसके टेरिटोरी में। कई ऐसे देश हैं जिनका फ्लैग चलता है और भैया वो लैंडलॉक है, वो भी इसमें साइन है। सम मोर फैक्ट में जरा इसमें देखें सोनास के बारे में ही। ठीक है, इसमें जरा देखा जाए, मैंने जैसे ही कहा था कि ये मिनिमम क्या है स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, इक्विपमेंट में, ऑपरेशन में, शिप में, जो सेफ्टी को करे। और मैंने कहा फ्लैग शिप को ही एक सब कुछ करना होगा। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, वो यह है कि नियंत्रण प्रावधान भी अनुबंधित सरकारों को अन्य संविधाकारी राज्यों के जहाजों का निरीक्षण करने की अनुमति देती है। मतलब मान लेते हैं कोई एक जहाज है जिसके लिए आपने किसी जहाज को अपने पास में लाया है, किसी थर्ड कंट्री का जहाज है। ठीक है, बड़ा ध्यान समझिए, किसी थर्ड कंट्री का जहाज है। किसी थर्ड कंट्री का मतलब मान लेते हैं एक्स का जहाज है, एक्स कंट्री का जहाज। इसको वाई व्यक्ति जो मान लेते हैं रसिया का हो, और जहाज इंग्लैंड का, रसिया के व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट पर ले रखा है। ठीक है, ध्यान समझिए, रसिया के व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट पर ले रखा है इस जहाज को। जहाज किसका है, इंग्लैंड का, और वो काम किसके लिए अब कर रहा है, इंडिया के लिए कर रहा है।
मान लेते हैं इंडिया के लिए वो काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लेता है उसी का फ्लैग लगा हुआ होता है, याद रखिएगा। फ्लैग किसका लगा होगा? जिस देश का होगा वो नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लेता है फ्लैग उसका होता है, जो उसका परिचालन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पर। इसमें बाकायदा ये कहा, इसमें यह भी है सोमनाथ में कि यदि इंडिया चाहे तो यदि कॉन्ट्रैक्ट में रसिया ने ले रखा है इंग्लैंड के जहाज को, तो इंडिया का पूरा यह राइट है कि उस जहाज को चलने से पहले, उस जहाज के रनिंग से पहले वह बाकायदा उसके सारे उपकरणों की जांच करे कि वह स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और इसको कहा जाता है, याद रखेंगे, इस प्रक्रिया को कहा जाता है पोर्ट स्टेट कंट्रोल। यानी हमारे बंदरगाह पर लगा हुआ है जहाज, इंडिया के बंदरगाह पर इंग्लैंड का जहाज जिसको कॉन्ट्रैक्ट पर चलाने की जिम्मेदारी रसिया ने ले रखी है, तो हमारे बंदरगाह से जाने से पहले वह देश, इंडिया को पूरा अधिकार है वो पूरा चेक कर ले कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। इसी को क्या कहा जाता है? पोर्ट स्टेट कंट्रोल। ठीक है, ये राइट। आगे देखते हैं और कुछ बात। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए यदि आगे देखा जाए तो एक सुआ कन्वेंशन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। द कन्वेंशन फॉर द सपरेशन ऑफ द अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ द मैरीटाइम नेविगेशन और सुआ कन्वेंशन इज अ multilateral treaty by which state agree to prohibit and punish the behavior of many threatened the safety of the maritime navigation। यदि कोई व्यक्ति मैरीटाइम नेविगेशन में कुछ मान लो एक चीज की कुछ दिक्कतें पैदा कर रहा है, या मान लो कि अवगाह कर ना वो हाईजैक करना चाह रहा हो, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा हो शिप के अंदर में ही कोई एक व्यक्ति या कुछ ग्रुप के व्यक्ति, तो उसके लिए ये लाया गया था सुआ कन्वेंशन बाकायदा। ठीक है, तो उसको रोका जा सके। और इसमें बहुत सारे देश इसमें क्या है? शामिल है। एक बात इसके सुआ के बारे में बोल लीजिए, वो यह है कि ये कन्वेंशन में पनिश जो करना है बाकायदा, कोई भी देश पनिश कर सकता है, किसी भी देश का जहाज हो पनिश कर सकता है वह। सुआ कन्वेंशन कहां कहां पर लागू होगा जरा देख लीजिए आप पूरा बात। यदि बल या बल के खतरे से जहाज को नियंत्रित कर जब्त किया गया, यदि किसी ने जहाज को जब्त कर लिया, कुछ व्यक्तियों ने या कुछ लोगों ने, जहाज पर किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा का कार्य करने या यदि जहाज को नुकसान पहुंचाने खतरा में डालने की संभावना हो। ठीक है, यदि आपने किसी व्यक्ति पर हिंसा किया तो भी सुआ कन्वेंशन के अंतर्गत में आप पर कार्रवाई हो सकती है, या जहाज के सुरक्षा को खतरा में यदि आपने डाल दिया तो भी हो सकता है ये कार्रवाई। किसी जहाज या उसके कार्गो को इस तरह से नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना जिससे जहाज के सुरक्षा नेविगेशन को खतरा हो। पता लगा जहाज में बैठे हुए हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उससे जहाज को नुकसान हो, यह भी उस पर लागू होगा। जहाज पर एक उपकरण या पदार्थ रखना जो जहाज या कार्गो को नष्ट कर सकता है। पता लगा बम लेकर चल रहे हैं, ऐसा कोई चीज, कुदाल फावड़ा लेकर चल रहे हैं जो नुकसान पहुंचा सकता है या संभावना है, तो भी इस पर सुआ कन्वेंशन लागू होगा। जहाज के नेविगेशन सुविधाओं को नष्ट करना, इस पर भी लागू होगा, या नुकसान पहुंचाना जो जहाज की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसी जानकारी का संचार करना जो झूठी हो जिससे जहाज के नेविगेशन सुरक्षा पर खतरा पड़ जाए। फेक न्यूज फैला दिया कि यहाँ पर भैया बम है, अब जहाज में खतरा हो गया, अफरा तफरी मच गई। ठीक है, तो सभी चीज के लिए सुआ कन्वेंशन आया था, याद रखेंगे, और यह इन सब चीजों को डील करता है। आगे देखिए, आगे है पायरेसी एंड द आर्म्ड रॉबरी काउंटर मेजर्स। आपको पता है समुद्री डकैत, समुद्री लुटेरे, इन सब के लिए भी ये लाया गया था, जो बंदूक के दम पर क्या करते हैं, जहाज का अपहरण कर लेते हैं, सामान को लूट लेते हैं, इसके लिए ये लाया गया था मेजर। IMO took measures to address piracy and armed robbery at the sea. Collaboration with the United Nations Office on Drug and Crime। याद रखिए UNODC के साथ मिल करके, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उसके साथ मिल करके IMO जो है इसको काउंटर करता है। इसको भी इसी से संबंधित थोड़ा सा अलग है, इसको भी जरा देख लिया जाए सेफ्टी के लिए। द जिबूती कोड ऑफ द कंडक्ट, जिबूती कोड ऑफ द कंडक्ट है ये, बेसिकली यह भी पायरेसी और रॉबरी के अगेंस्ट लाया गया है, जो खासकर वेस्टर्न इंडियन ओशन के लिए लाया गया था और गल्फ ऑफ एडन के लिए लाया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज और भी इंक्लूड है, पायरेसी और रॉबरी तो है, क्राइम भी है, मैरीटाइम टेररिज्म भी इसमें कहा गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहा गया, और इलीगल शिपिंग है, फिशिंग भी इसमें रखा गया है जिबूती वाले में।
इसमें थोड़ा सा और भी देख लेते हैं हम लोग जिबूती के बारे में, सम मोर फैक्ट्स में हम लोग चेक कर रहे हैं, यानी आप इसको लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो आपको जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। यह पश्चिमी हिंद महासागर, जैसा मैंने कहा, हदन की खाड़ी में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैत और सशस्त्र डकैत के दमन के संबंध में है ना एक जिबूती संहिता है, उसको लाया गया था। ये अडॉप्ट कब किया गया है? 2009 में किया गया, जनवरी में। इसमें वही जो आसपास के देश है, जिबूती, इथोपिया, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव, सेशल, सोमालिया, तंजानिया, यमन, कामारोस, इजिप्ट, इटरिया, जॉर्डन, ये सब देश हैं। कुल मिलाकर 20 कंट्रीज में शामिल है जो इसके इर्द गिर्द के हैं, ठीक है। और ये सभी मिलकर के कार्रवाई कर सकते हैं, याद रखेंगे, कोई एक भी कर सकता है। इसमें बाकायदा कहा गया कि सभी मिल करके समाधान खोजेंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक पर डाल दो, ठीक है। आगे आगे है सार। सार का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड रेस्क्यू। आईएमओ का यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कुछ आईएमओ का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब कोई बहुत ही दुर्घटना वाला सिचुएशन हो जाता है ग्लोबली कहीं पर भी, तो सार बोलता है कि कोई भी देश इसमें आगे बढ़ करके काम कर सकता है या कुछ देश मिलकर के आगे काम कर सकता है। देखिए क्या है, सार प्लान इंश्योर दैट सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज आर अवेलेबल ग्लोबली अवेलेबल हो, सेविंग द लाइफ एंड इंप्रूविंग द ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द मैरीन नेविगेशन, ठीक है। ये कन्वेंशन जो है अडॉप्ट किया गया था हमबर्ग में, बेसिकली 1969 बेकायदा किया गया था। इसमें कहा गया है ताकि, और एक बात और भी है, इसमें क्या किया गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दुर्घटना कहां होती है, दुर्घटना कहां होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र में संकट के समय व्यक्ति का बचाव सार्क संगठन के द्वारा समन्वित रूप से किया जाएगा, सार्क के द्वारा संगठित रूप से किया जाएगा, और जब आवश्यक हो पड़ोसी सार्क संगठनों के बीच सहयोग द्वारा किया जाएगा। या तो उस देश का सार्क संगठन, हर देश में सार्क संगठन होगा, वो करे, या पड़ोसी देश से यदि कोई हेल्प लेना हो तो भी करेगा, लेकिन सबको मिलकर के करना पड़ेगा। यही सार्क कन्वेंशन का रूल है, हर देश को आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा जो नजदीक में होगा। आगे देखिए, आगे है, जरा समझा जाए, आगे है आईएमओ इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। अरे भैया, जहाज तो जब पोर्ट में रहता है वहां से लेकर के अंतिम डेस्टिनेशन तक मैरीन लाइफ है, सिक्योरिटी चाहिए, तो पोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए खासकर इसको लाया गया था, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। ये बेसिकली मैंडेटरी कर दिया गया है सभी देशों के लिए, सभी पार्टियों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, खासकर 9/11 की घटना के बाद, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर घटना हुई थी, उसके बाद इसको सभी देश के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। यह जहाजों और बंदरगाहों सुविधाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कृत्यों, यानी जो काम है, को पता लगाने, उसको रोकने में सहयोग करने की अनुमति देता है। इस बात को जानिए। आगे है अगला है सेफ्टी के लिए द सेपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट ऑफ आईएमओ प्रोवाइड द इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट शिप्स सच एज सीजिंग द शिप बाय फोर्स। यानी सेपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट जो आईएमओ का है, ये हम लोग का अगला पॉइंट है। यदि आप इसको चाहें तो अलग पॉइंट में बना करके इसको आप लिख सकते हैं, ये अगला पॉइंट से, ये एक पॉइंट है, वैसे ये भी एक पॉइंट है। ये प्रोवाइड क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एक इलीगल चीज, यदि किसी ने शिप को सीज कर लिया है बाय फोर्स। यह बेसिकली 1928 में के रोम कॉन्फ्रेंस में इसको अडॉप्ट किया गया था, कन्वेंशन के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया था, और इसको अनलॉफुल माना गया कि किसी को सीज कर लिया जाए, ठीक है। The main purpose of the convention is to ensure that appropriate action, main convention का क्या है, एक appropriate action लिया जा सके, किसके अगेंस्ट, the person who committed unlawful act against the ship, सीज कर लिया है या कुछ कर दिया है, उसके लिए किया जाए। तो आपने देखा वह हर चीज जो आपके लिए जरूरी है और आपने समझा। मैंने जैसा कहा कि यह आप क्वेश्चन आंसर के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं, जहां पर मोर फैक्ट है उसको आप कम करके 250 शब्द में ही आया था। वैसे पूरी जानकारी आपको दे दी गई है, यदि आपको कुछ नहीं भी पता हो तो शायद आप इसके द्वारा सब कुछ पता लगा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए
टॉपिक के साथ। नमस्कार।